Welcome to the YouTube channel of Illuminating Group 360 Education. Basically, Illuminating Group is a YouTube channel which is made for the purpose of providing the informations, and in that respect we have prepared the informative channel, and for education we have prepared the Illuminating Group 360 Education channel. Both of the channel of Illuminating Group 360 is free of cost, and all the information in both of the channel is provided by the Illuminating Group under a special initiative. So I would like to welcome you all in the second class of the Constitution of India. In the previous class we have discussed about the basics of constitution, in which we have discussed definition of constitution, why we need a constitution, and the third thing is that what are the constitutional developments. So now in the second class we will discuss some basic concepts like charters and some other acts which were passed or which were included in the constitutional development of India. पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि भाई किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है किसी देश को, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भारत का किस प्रकार है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ही प्रोस्पेक्ट पे आज हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है उसमें कितने चार्टर्स, कितने एक्ट्स और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस बढ़ता गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हम थॉट देख लेते हैं। थॉट हमारा आज का है कि सर एजुकेशन इज़ द चीफ डिफेंस ऑफ नेशन। बेसिकली अगर एजुकेशन किसी नेशन में है पावरफुल तो वहाँ पर रिसोर्सेस और उसके साथ साथ वहाँ की जो इकॉनमी है वो काफ़ी स्टेबल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक के साथ। सबसे पहले हमारे पास आता है रॉयल चार्टर 1600। इसमें क्या लिखा हुआ है सर कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय सम मर्चेंट्स ऑफ लंदन एज अ बॉडी ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। बेसिकली ये बता रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्म्ड हुई थी सम मर्चेंट्स, कुछ मर्चेंट्स थे जो कि इंडिया और अफ्रीका और सम अदर पार्ट्स ऑफ एशिया के रीजन में आए थे, जिनका मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या था कि उन्हें अपने ट्रेडिंग करनी है। मगर वो धीरे धीरे उनके ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग को लेकर किस तरीके से बदले वो तो हम सब जान रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है कि ऑन 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड अ चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इनटू एंड फ्रॉम द ईस्ट इंडीज़ फॉर 15 ईयर्स। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की हैं, इन्होंने चार्टर ग्रांट किया जो कि ट्रेडिंग कंपनी या फिर जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स आए थे इंडिया, एशिया और साउथ अफ्रीका के रीजन में ट्रेड करने के लिए, उनको एक चार्टर ग्रांट किया कि वो ईस्ट इंडीज़ में, साउथ अफ्रीका में और एशिया के कुछ रीजन में 15 साल तक फ्री ट्रेड कर सकते हैं। बट इफ इंटरेस्ट ऑफ क्राउन एंड अदर पीपल वर प्रीजुडिशियली अफेक्टेड इट कैन बी टर्मिनेटेड। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से वहाँ की जो क्राउन है उनका इंटरेस्ट, साथ ही साथ जो वहाँ पर पीपल्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रीजुडिशियली अफेक्ट करते हैं, तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है या इनका जो चार्टर है उसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कहा गया। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें इस पॉइंट में तो हमें क्या समझ में आया सबसे पहले पॉइंट में सर कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय सम मर्चेंट्स। कुछ मर्चेंट्स आए थे जिनका उद्देश्य क्या था, केवल सेलिंग करना अपने प्रोडक्ट्स का इंडिया में, ठीक है। उन्होंने बॉडी ऑफ ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर इंडिया में लंदन से आए थे और उन्होंने बॉडी ऑफ ट्रेडिंग कंपनी फॉर्म की जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया बाद में। फिर क्या होता है कि सर 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ग्रांट किया एक चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, जो कि बॉडी ऑफ ट्रेडिंग कंपनी या बॉडी ऑफ ट्रेडिंग मर्चेंट्स थी, उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। टू ट्रेड इनटू फ्रॉम द ईस्ट इंडीज़ फॉर 15 ईयर्स। ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करने के लिए 15 साल के लिए ये चार्टर दिया गया। लेकिन अगर इंटरेस्ट क्वीन का साथ ही साथ वहाँ के लोगों का प्रीजुडिशियली अफेक्ट होता है तो उसके लिए इस चार्टर को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्टर ऑफ 1668। ये क्या कह रहा है सर कि इन 1669
Charles II transferred the island of Bombay, which he got as a dowry from Portugal, to the East India Company. 1669 में क्या होता है सर कि जो चार्ल्स सेकंड है उनको एक आइलैंड बॉम्बे से आइलैंड है बॉम्बे जो उन्हें दहेज के रूप में प्राप्त होता है पोर्टुगल से। उन्होंने उस पर्टिकुलर बॉम्बे आइलैंड ऑफ बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया ताकि वो अपने ट्रेडिंग जो प्रोसेस है या जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको कंडक्ट कर सके वहाँ पर। ठीक। द चार्टर ऑफ 1668 वॉज सेट स्टेप which further assisted the transition of the trading body into a political power. बेसिकली ये कहने का ये उद्देश्य है कि जो चार्टर है 1668 का वो एक पहला कदम था जिसने ट्रेडिंग कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे असिस्ट किया कि बेसिकली जो है कि वो ट्रेडिंग कंपनी जो है वो पॉलिटिकल पावर तक कन्वर्ट हो सके। द चार्टर ऑफ 1668 वॉज सेट स्टेप which further assisted the transition of the trading body into a political power. 1668 का जो चार्टर था वो एक पहला कदम था जिस पे क्या किया कि चार्ल्स सेकंड ने अपनी जो डाउरी में उन्होंने आइलैंड ऑफ बॉम्बे को पाया था उन्होंने वो ट्रांसफ़र कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग पर्पस पे। और यही एक पहला स्टेप था जिस पर ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी को ने पहली बार ट्रेडिंग बॉडी से पॉलिटिकल पावर बनने तक का काम किया। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है चार्टर ऑफ 1726। 1726 का चार्टर क्या कहता है। इन 1726 जॉर्ज फर्स्ट स्टेबलाइज्ड अ मेयर कोर्ट इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता विच वॉज नॉट द कंपनीज कोर्ट बट द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। 1726 में जॉर्ज फर्स्ट ने मेयर कोर्ट स्टेबलाइज किया बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में, जो कि कंपनी का कोर्ट नहीं था बट द कोर्ट ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो किंग थे उनका कोर्ट था। बेसिकली इसका उद्देश्य धीरे धीरे दिख रहा है कि आगे चल के इंडिया की पॉलिटिकल पावर्स, इंडिया का जो पीपल्स हैं उनको कंट्रोल करने का उद्देश्य दिख रहा है। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक पहला स्टेप था, एक पहला कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल ढंग से अपने अफेयर्स को कंडक्ट कर रही थी। कहाँ पर? इंडिया में। तो अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में कंट्रोल करें तो फ्यूचर में हमें इससे काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया जो कि पहला स्टेप था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं लाया बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया जो कि पहला स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशंस को कंट्रोल करने का इंडिया में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम लॉर्ड नॉर्थ वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। अब उस समय लॉर्ड नॉर्थ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? ब्रिटेन के। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया तो उस समय पीएम कौन थे ब्रिटेन के? तो लॉर्ड नॉर्थ। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। द एक्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था इसने डिफरेंस किया या फिर इसने डिफरेंशिएट किया कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर या फिर कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें बना क्या कि बेसिकली जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया इनका वर्क था क्या? पॉलिटिकल मैटर्स को डील करना भारत में। जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होंगे या फिर जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल मैटर्स तो वहाँ पर बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल डील करेगा। साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पर क्या उद्देश्य, कंपनी का क्या वर्क रहा? तो कंपनी को ट्रेड, कॉमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड सारे मैटर से ट्रीट करना था। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ये बताता है कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के कारण, इस एक्ट के कारण डिफरेंशिएट हो चुका या डिफरेंशिएशन हो गया कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन में। कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए कंपनी स्वयं काम करेगी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो है वो पॉलिटिकल मैटर्स को डील करेगा इंडिया में। नेक्स्ट चार्टर की तरफ चलते हैं। चार्टर
एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या कहता है भाई? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, कंपनी गॉट मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। सिंपल सा पॉइंट है कि सर कंपनी गॉट मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। अन्य अतिरिक्त 20 साल के लिए कंपनी को एक अधिकार मिल गया भारत पर ट्रेड करने का, भारत पर व्यापार करने का। इस चार्टर ने ये बताया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये क्या कहता है सर? कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस चार्टर के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि द फर्स्ट हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज फाउंड, और इसी चार्टर के तहत भारत की प्रशासनिक सेवाएं, द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज फाउंडेड। कभी भी प्रश्न पूछा सकता है कि द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज फाउंडेड अकॉर्डिंग टू विच चार्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा? द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक चीज़ और होती है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक चीज़ हमारे सामने और होती है। कंपनी जो है वो हार जाती है या लॉस्ट हो जाती है अपनी मोनोपोली को टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड से रिलेटेड। कंपनी जो है वो अपनी मोनोपोली, एकाधिकार को हार जाती है। अब कंपनी के पास टी ट्रेड का एकाधिकार नहीं है, साथ ही साथ चाइना ट्रेड का भी एकाधिकार नहीं है। और अब धीरे धीरे क्या होगा? अब धीरे धीरे ये होगा बेसिकली कि कंपनी जो है उसका तो मोनोपोली चला गया, लेकिन इस एक्ट ने सेंट्रलाइज्ड किया किसको? ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल को इस एक्ट ने सेंट्रलाइज्ड कर दिया कि अब अगर ये भारत है तो पर्टिकुलर यहाँ से कंपनी रूल चला जा चुका है और अब यहाँ पर ब्रिटिश रूल आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। चलिए अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये क्या है भैया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच एक्ट इज नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है या एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कंपनी रूल वॉज रिप्लेस बाय द ब्रिटिश क्राउन। अब बेसिकली इसमें क्या हुआ कि कंपनी का रूल जो था उससे रिप्लेस कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। मतलब अब भारत में कंपनी का रूल नहीं चलेगा, अब भारत में ब्रिटिश क्राउन का रूल चलेगा और कंपनी अपनी कॉमर्शियल और ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर स्वयं डिसीजन ले सकती है, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स पर ब्रिटिश क्राउन को आना पड़ेगा और कहीं कहीं पे ब्रिटिश क्राउन कंपनी के भी एक्टिविटीज़ को कंसर्न करेगा या कंपनी के भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता रखेगा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल बिकेम द एजेंट ऑफ द क्राउन एंड नाउ नोन एज वाइसराय ऑफ इंडिया। जो पहले गवर्नर जनरल बना था, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, अब वो एजेंट हो चुके हैं किसके? क्राउन के, जो कि ब्रिटिश क्राउन होगा उसके एजेंट हो गए गवर्नर जनरल और उनको अब कहा जाएगा वाइसराय ऑफ इंडिया। इनका काम क्या होगा कि इंडिया में स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वहाँ पर और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ की स्ट्रक्चर है या फिर वहाँ की जो विधियाँ हैं या वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी वाइसराय ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर जनरल देगा किसको? क्राउन को, क्योंकि अब वो क्राउन का एजेंट बन चुका है। ठीक। फिर लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग became the first viceroy of India. Who became the first viceroy of India? So answer will be Lord Canning. Lord Canning became the first viceroy of India. तो बेसिकली हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में कि इसी एक्ट को कहा जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपनी रूल वॉज रिप्लेस बाय द ब्रिटिश क्राउन
Governor General became the agent of the crown and now known as Viceroy of India. Lord Canning became the Viceroy of India. चलिए, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1853. अब चार्टर एक्ट 1853 क्या कहता है? इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. गवर्नर जनरल काउंसिल के बेसिकली दो फंक्शन थे. एक था लेजिस्लेटिव फंक्शन, एक था एग्जीक्यूटिव फंक्शन. तो चार्टर एक्ट 1853 ने क्या किया कि इन दोनों फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया. मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है उसके लिए अलग यहाँ पर प्रोसेस होंगे और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए अलग प्रोसेस होंगे. पहले दोनों कंबाइन थे, लेकिन चार्टर एक्ट 1853 ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया. ओपन कंपटीशन इन दी इंडियन सिविल सर्विसेज. अब चार्टर एक्ट 1853 ने, अभी तक इंडियन सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब इंडियन सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन हो गया. तो बेसिकली चार्टर एक्ट 1853 क्या कहता है? सर, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड ओपन कंपटीशन इन इंडियन सिविल सर्विसेज. ओके. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. What is Indian Council Act 1861? Basically, with the help of Indian Council Act 1861, parliamentary system started in India. Indian Council Act 1861 जब आया, या फिर Indian Council Act 1861 की मदद से पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत में शुरू किया गया. लेकिन वो पार्लियामेंट्री सिस्टम उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया गया इंडिया में. इंडियंस बिकेम द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव. अब भारत के कुछ लोगों को नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया गया. किसका? लेजिस्लेटिव का, लेजिस्लेचर का. ठीक है. स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये एक बड़ी अथॉरिटी है जिसका नाम हमने रख दिया ए. इसके नीचे बहुत सारी अथॉरिटी काम करती हैं, 2, 3, 4. तो बेसिकली ए के पास सारी पावर है. अब इसने क्या किया कि अपनी पावर को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया कि 1 को इतनी पावर, 2 को इतनी पावर, 3 को इतनी पावर, 4 को इतनी पावर. और ये जितने भी लोग हैं 1, 2, 3, 4, ये सब मिलकर इसकी जो पावर मिली है, इसी की पावर का इस्तेमाल करके इसके लिए, इसके एडवांटेज में, या फिर इसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करते हैं. तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बड़ा विलेज है या फिर अगर कोई बड़ी सिटी है और उसके अंदर अराउंड 5 विलेजेस आते हैं, और सरकार ने ये बोला है कि ये जो पर्टिकुलर सिटी है, इसी की जिम्मेदारी है कि इन 5 विलेजेस का डेवलपमेंट हो, इन्हीं 5 विलेजेस का ग्रोथ हो, और इन 5 विलेजेस में एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी का डेवलपमेंट हो. तो ये सिटी अकेले तो ये सब कर नहीं सकती. तो सिटी ने क्या किया कि इसी विलेज में यहीं के कुछ लोगों को पावर्स दे दी और इन्हीं के कुछ लोगों को फंड्स दे दिए गए कि आप अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए. नंबर 2 में भी सेम यही चीज़ किया कि आप अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए. नंबर 3 में भी यही चीज़, नंबर 4 में भी यही, और नंबर 5 में यही. तो इनफैक्ट होगा क्या कि 1, 2, 3, 4, 5 सब अपने काम को, अपने पावर्स जो कि सिटी ने दी है इन्हें, उसका इस्तेमाल इफ़ेक्टिव वे में करेंगे और अपने जो गोल्स हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करेंगे. और जब ये अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरा करेंगे तो इनके ऑब्जेक्टिव्स अपने आप पूरे हो जाएंगे. तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या है? इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? इट इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस. जर्नल कुड नॉमिनेट मेंबर्स. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया भारत में, और जनरल अब जो है नॉमिनेट कर सकता है अपने मेंबर्स को. सेकंड, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड टू डिस्कस द बजट एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी थी पहले, उसका फंक्शन अब एक्सपेंड कर दिया गया कि वो बजट को भी डिस्कस कर सकती हैं, साथ ही साथ और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइक सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव एंड क्वेश्चंस, जैसे कुछ मेंबर्स जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव से अब क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं. ठीक है. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हुआ? इट इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जनरल कुड नॉमिनेट मेंबर्स, functions of the legislative council expanded to discuss the budget and other important things. Now next, तो बेसिकली हमारी
जो क्लास थी वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 तक ही थी। अब हमारे पास चार्टर्स और एक्ट्स में क्या क्या बचा हुआ है। बेसिकली चार्टर और एक्ट्स में अराउंड 8 चार्टर्स और बचे हुए हैं, जिसमें हमें पढ़ना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉर्ले मॉन्टो रिफॉर्म्स, लॉर्ड मॉर्ले। देन उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, चेम्सफोर्ड। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दी अगस्त ऑफर 1940, ट्रिप्स प्रपोजल 1942, देन CR फार्मूला 1944, वेवल प्लान 1945, लॉर्ड एटल्स अनाउंसमेंट मार्च 1946, एंड देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये और इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं और चार्टर्स हैं जो हमें आगे फर्दर डिस्कस करने हैं। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते थे बिकॉज 20 मिनट से ज़्यादा हमारे पास कंटेंट को डेलिबरेटली एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो बेसिकली 20 मिनट्स इज़ ए इफेक्टिव टाइम फॉर एक्सप्लेनिंग द कंटेंट। तो ये थी हमारी सेकेंड क्लास। नेक्स्ट की थर्ड क्लास में बाकी के बचे चार्टर्स हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे, या मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑब्जर्विंग और viewing this video. Basically our YouTube channel is for the education purpose. Okay, गलत स्पेलिंग। So thank you very much for observing or viewing this video. This is Illuminating Group 360.